हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। आज का लेक्चर जो है वो है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, आज हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स जो हम पढ़ रहे हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एटम के साथ साथ मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर जो हुआ करता है। लास्ट लेक्चर में हमने मॉलिक्यूल्स की कुछ टाइप्स पढ़ी थी। होमो एटॉमिक, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल पढ़ा था, और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स सिंपली हमने वहाँ पे पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स बेटा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं दे कंबाइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट फोकस ऑन इट प्लीज। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे कि हमको लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन जिसको हम कहते हैं, वो कहता है टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स बेटा यहाँ पे लेते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स की हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है हमारे पास। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाटर लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी जो मतलब कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट जो है, CE का मतलब आप समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट। इसका कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट जो है वो है वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसकी रेशो बाय मास जो आएगी बेटा वो 1:8 आएगी। ज़रा यहाँ पे आप फोकस कीजिए कि 1:8 ये रेशो किस तरह से आएगी। देखो H2O है ना बेटा यहाँ पे, तो H2O में हाइड्रोजन के कितने एटम्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं? 2 एटम। तो आप लिखेंगे एक हाइड्रोजन एटम का मास जो होता है वो 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स का 2 1 ज़ा 2 बनेगा। इस टू रेशो बनानी है ना आपने, तो ये हाइड्रोजन का आपने लिख दिया, हाइड्रोजन का मास 2 एटम्स का आपका 2 आ गया, और इसके पास दूसरा कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट एक ही है, लेकिन उसका मास जो है वो 16 होता है। तो हम इसको सिंपलेस्ट रेशो में कर सकते हैं, यह आएगा 2 1 ज़ार और 2 8 ज़ार। तो इस तरह से आप इसको लिख रहे हो 1:8 यहाँ पे। ठीक है, होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कंपाउंड की टाइप में। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की नेक्स्ट टाइप ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स जो हैं वो कार्बन और ऑक्सीजन है। तो इसकी रेशो बाय मास जो है वो हम 3:8 लिख रहे हैं। ये 3:8 रेशो कैसे आई, ज़रा आप ध्यान करेंगे। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का एक एलिमेंट जो है वो कार्बन है, दूसरा जो है वो ऑक्सीजन है। तो इनकी रेशो आपने बनानी है, या CO2 में एक ही कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम का मास आपने याद रखना है 12:2। एक ऑक्सीजन एटम का मास अभी ऊपर भी बताया मैंने आपको 16 होता है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 2 हैं, तो 16 2 ज़ार कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, CO2 की रेशो बना रहा हूँ मैं यहाँ पे बाई मास। 12:32 एक्चुअल रेशो आ रही है, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा कुछ इस तरह से। ये दोनों नंबर्स जो हैं रेशो के, कार्बन और ऑक्सीजन के, ये 4 से डिविजिबल है। 4 3 ज़ार और 4 8 ज़ार। तो इंस्टेड ऑफ 12 एंड 32 यू गेट 3 इन टर्म्स ऑफ कार्बन एंड 8 इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। सो इट्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो इज 3:8। तो इसकी रेशो कितनी आ रही है आपके पास बेटा? 3:8। तो इसी तरह से है नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, जैसे कि मान लीजिए अमोनिया है। ठीक है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला जो है NH3 होता है। इसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट का मतलब हो गया जो उस कंपाउंड को, जो उस मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड को बनाते हैं। तो NH3 को कौन कंसिस्ट कर रहा है, कौन बना रहा है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स। इनका रेशो 14:3। देखिए ये 14:3 रेशो कैसे आ रही है हमारे पास? यहाँ पे हम इसकी रेशो बनाएंगे नाइट्रोजन वर्सेस हाइड्रोजन, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के हिसाब से हम यहाँ पर NH3, क्योंकि नाइट्रोजन पहले है फिर हाइड्रोजन है, तो हम उसी हिसाब से इसका रेशो करेंगे। नाइट्रोजन कितना एटम है यहाँ पर बेटा? एक। तो एक नाइट्रोजन एटम का मास आप याद रखेंगे 14 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर? 3 एटम्स हैं। एक हाइड्रोजन का मास मैंने अभी ऊपर भी बताया आपको 1 होता है, तो 3 का कितना हो जाएगा? 3 1 ज़ा 3 है ना, 3 एटॉमिक मास ऑफ 3 हाइड्रोजन एटम्स हो जाएगा। तो ये कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो है फर्दर डिविजिबल नहीं है। 14 3 से डिवाइड होता ही नहीं है कंप्लीटली। ठीक है, कंप्लीट डिविजिबल ये इसका डिविजिबल इससे ये होता ही नहीं है, तो ये एज सच रह जाएगा 14:3 जो है आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, होप कि बेटा ये चीज़ भी आपको यहाँ पर जो है वो क्लियर हो गई है। ठीक है, अब इसी तरह से मान लीजिए कि हम इस को आगे करते हुए नेक्स्ट टर्म आप जानेंगे यहाँ पे इस आज के लेक्चर में कि एक आयन क्या होता है। व्हाट इज एन आयन? ठीक है, आयन क्या होता है? आयन हमारे पास होते हैं चार्ज्ड स्पीशीज। किनको कहते हैं? इसका डेफिनेशन ले लेते हैं हम। द चार्ज्ड स्पीशीज आर नोन एज आयंस। चार्ज्ड स्पीशीज मतलब विच कैरी सम चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जिन स्पीशीज का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें हम जनरली आयंस कहते हैं।
नोट डाउन करो डेफिनेशन बेटा। द चार्जड स्पीशीज आर नोन एज आयंस। अब दूसरी चीज़ की फॉर्म कैसे होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, आयंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, आयंस कैसे फॉर्म होते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कंपाउंड्स मेटल्स और नॉन मेटल से बने होते हैं, जब वो डिसोसिएट होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन डिसोसिएशन फॉर्म्स आयंस। ये आपने याद रखना है फॉर्मेशन में कि फॉर्मेशन ऑफ आयंस तब होती है जब कंपाउंड ऑफ मेटल और नॉन मेटल जो है वो डिसोसिएट होता है, तो वो डिसोसिएशन पे आयंस प्रोड्यूस करते हैं। अब जनरली हमने यहाँ पे पढ़ी है टर्म चार्जड स्पीशीज को आयंस कहते हैं। एक्चुअली बेटा आप इसकी जब टाइप्स हम देखते हैं तो आयंस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज आर टू टाइप्स यू कैन सी, वन इज कैटाइन एंड अनदर इज एनाइन। कैटाइन की डेफिनेशन आप क्या बताएंगे, कैटाइन की डेफिनेशन आप बताएंगे, कैटाइन मीन्स ए पॉजिटिवली चार्जड आयन, ठीक है। ए पॉजिटिव आयन इनका जनरल नेम है, उसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कह सकते हो, लेकिन कैटाइन कौन सा आयन होता है, तो ए पॉजिटिवली चार्जड आयन इज कॉल्ड कैटाइन। जिस आयन पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम कैटाइन कहते हैं सिंपली, ठीक है। इसी तरह से आप बताएंगे एनाइन, ए नेगेटिवली चार्जड आयन इज कॉल्ड एनाइन, और जिस आयन पे बेटा नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम एनाइन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक आयनिक कंपाउंड लेते हैं, आयनिक कंपाउंड में ही आपको आयंस देखने को मिलेंगे। मैंने पहले ही आपको ऊपर बता दिया कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिसोसिएशन पे जो है आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जैसे कि एक आयनिक कंपाउंड हमने लिया, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, ये मेटल और नॉन मेटल, सोडियम मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल का ये बना हुआ है, तो NaCl इसका फॉर्मूला है। इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस जिसकी तो आप बात कर रहे हो वो किस चीज़ से बना हुआ है, क्या एटम से बना है, मॉलिक्यूल से बना है या आयन से बना है। तो इसके जो देखिए NaCl जो कंपाउंड है ये आयोनिक कंपाउंड है, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे पास यहाँ पर आएंगे आयंस, क्या आएंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके आयंस, और वो आयंस कौन से होंगे बेटा, पॉजिटिवली चार्जड आयन और नेगेटिवली चार्जड आयन, यानी उनको हम दूसरे लफ्जों में बताएंगे कैटाइंस एंड बताएंगे एनाइंस। ओके, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए बेटा, अब जो ये एग्जांपल यहाँ पे आपने लिया है NaCl का, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो मैंने अभी बताया दे आर पॉजिटिवली चार्जड Na पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिवली चार्जड दैट मीन्स क्लोराइड आयंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि पॉजिटिवली चार्जड आयन यानी कैटाइन क्या होता है और नेगेटिवली चार्जड आयन क्या होता है। हाँ, अब एक चीज़ है कि इन्हीं आयंस को यहाँ NaCl आयनिक कंपाउंड में आप ऐसे बता सकते हो कि Na के पास चार्ज पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका लॉस हुआ है, Cl ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको आयनिक कंपाउंड की, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर MgCl2, क्या बोल रहा हूँ, मैग्नीशियम क्लोराइड, या हम इसको मैग्नीशियम डाइक्लोराइड भी बोलेंगे क्योंकि दो क्लोरीन्स हैं, ठीक। अब यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये बेटा डिसोसिएट होगा MgCl2 कंपाउंड, ये बनाएगा Mg2 पॉजिटिव, क्या आएगा इसके ऊपर Mg2 पॉजिटिव, और Cl एक ही नेगेटिव होता है, लेकिन ये दो Cls है ना, तो दो क्लोरीन्स एक एक इलेक्ट्रॉन इस मैग्नीशियम से लेंगे तो हम लिखेंगे प्लस में 2 टाइम्स Cl नेगेटिव, मतलब दो क्लोरीन्स का ये नेगेटिव चार्ज होगा, यानी पर क्लोरीन जो है एक ही नेगेटिव आएगा, तो दो का आएगा कलेक्टिव में वो सम अप करके 2, ठीक है, यानी 2 × -1 आएगा इक्वल्स टू -2, और प्लस एक ही मैग्नीशियम तो इलेक्ट्रॉन देगा +2 और -2, ओवरऑल ये न्यूट्रल होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास कैटाइन मैग्नीशियम MgCl2 में मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आया, यहाँ पर कैटाइन कितना है आपके पास +2, और एनाइन कितना है वहाँ पर आपके पास, अगर एक ही क्लोरीन को देखोगे तो -1 है, दो क्लोरीन की बात करोगे तो -2 है, ठीक है बेटा। तो ये इस तरह से कुछ कैटाइन और एनाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस तरह से आपने देखा। नेक्स्ट आपने याद रखना है आज के लेक्चर में पॉली एटॉमिक आयन किसे कहते हैं, आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, आपके सिलेबस में है कि व्हाट इज अ पॉली एटॉमिक आयन, तो आप इसके बारे में याद रखेंगे ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ नेट चार्ज, मतलब कोई मॉलिक्यूल जो कि जिसमें ग्रुप ऑफ एटम्स आ रहा हो और उसका एक नेट चार्ज बन रहा हो, ठीक है, सारे एटम्स का नेट चार्ज हो, उसे हम पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। जैसे इनके एग्जांपल्स हम लेंगे, जैसे अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन। अब यहाँ पर देखिए बेटा कि यहाँ पर NH4 आपने इनको याद रखना है, ठीक है, NH4 पॉजिटिव, अगर इस तरह का स्पीशीज आपके सामने है तो आप इसको अमोनियम आयन पढ़ेंगे, NH4 पॉजिटिव, मतलब एक ही यहाँ पर नेट चार्ज जो है पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस यहाँ से हो जाता है। इसी तरह से आप बताओगे नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव, इसका नेट चार्ज जो है वो नेगेटिव है, क्या है यहाँ पे नेट चार्ज, यहाँ पे बेटा इसका नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है। देखो अगर आप बताएंगे सर ये किस तरह से, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि ये किस तरह से आता है। देखो पहले फिर यहाँ पे इसकी बात करते हैं NH4 पॉजिटिव की। आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है बेटा
नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है, ठीक है, नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होता है हमारे पास -3। कितना होता है? -3। और हाइड्रोजन का जो होता है बेटा, हाइड्रोजन का होता है आपके पास +1। क्या होता है? +1। लेकिन यहाँ पर कितने हाइड्रोजन्स आपको दिख रहे हैं? 4 हाइड्रोजन्स। तो 4 हाइड्रोजन्स की जगह पे आप क्या लिखोगे? +4। तो +4 और -3 कितना बनेगा? +4 और -3 का जब आप समेशन करेंगे तो इट विल बिकम इक्वल टू +1। समझ आ रही बात? तो इट मीन्स कि यहाँ पे मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है, जो ओवरऑल आप इसको यहाँ पॉजिटिव से दिखाते हो। इसी तरह से है NO3 नेगेटिव का भी, कि NO3 नेगेटिव क्या मतलब हो गया कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा, इसकी क्या हो, इसको अदरवाइज हम वैलेंसी भी बोलते हैं दूसरे लफ्जों में, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताओगे कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो होता है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसका आएगा -3, ठीक है। तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। लेकिन ऑक्सीजन जो है आपके पास, हाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट, यस 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 यस, ये +3 आएगा बेटा। क्यों +3 आएगा? क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों यहाँ पर हैं तो नॉन मेटल ही, इलेक्ट्रॉन लेने जाने वाले हैं। लेकिन अब देखना है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी किसकी है? वो ऑक्सीजन की है, जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इसलिए नाइट्रोजन अब यहाँ पर देने वाला बनेगा और ऑक्सीजन यहाँ पर लेने वाला बनेगा। तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। और ऑक्सीजन की जो है पर एटम, एक एटम जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मतलब एक ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो 3 को कितने हो जाएंगे? 3 2 6, -6। तो ये कितना बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा आपके पास -6 और बनेगा प्लस यहाँ पर आपके पास 3। कितना हो गया ये हो गया आपके पास -3। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पे NO3 में ऐसा नहीं है, NO3 नेगेटिव। जस्ट अ मिनट बेटा। हाँ बेटा देखो, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा जो है थोड़ा सा मैं बताऊँगा कि बीच में प्रॉब्लम हो गई थी। तो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ध्यान करना है कि NO3 का जो ये नेगेटिव है ये किस तरह से बेटा, यहाँ पे आपने याद रखना। देखो एक ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया कि -2 होता है चार्ज, मतलब एक ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं? 2। तो 3 कितने ले जाएंगे? 3 2 3 को कितने चाहिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने? 3 2 6, यानी -6। 3 ऑक्सीजन के लिए आपको -6 इलेक्ट्रॉन, माइनस मतलब गेन, इतने ऑक्सीजन इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, -6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन देने वाला कौन है? आप यहाँ पे भाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिले हुए यहाँ पे, तो देगा इस समय नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन की सिचुएशन हम देखेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और इसके वैलेंस शेल में कितने हैं? इसके वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन है। जब इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम नाइट्रोजन बताएगा भाई मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ये लेके जाइए। तो 5 इलेक्ट्रॉन ये देगा, देने वाले पे चार्ज पॉजिटिव आता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन जब ये देगा तो +5 और यहाँ से कितनी रिक्वायरमेंट है? -6। तो बेटा +5 और -6 का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास? ये सब आपके पास आ जाएगा -1। समझ आ रही है आपको बात? तो यहाँ पर -1 जो है वही आपको यहाँ पे दिख रहा है नेगेटिव में, ठीक है। इसी तरह से है आपके पास OH नेगेटिव। अब आप इनको इस तरह से याद रख लीजिए कि पॉली एटॉमिक आयंस की एग्जांपल जो है अमोनियम आयन जैसे हो गया, नाइट्रेट आयन हो गया, OH नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी OH नेगेटिव को आप समझ सकते हो कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन ने बताया मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये लेके जाइए, ठीक है। तो जब आप -2 + 1 करोगे यू विल गेट -1, मतलब उसी को आप लिखोगे यहाँ पे OH नेगेटिव। इसी तरह से CO3 नेगेटिव को भी आप समझ सकते हो, ठीक है बेटा। तो इनको कहते हैं हम पॉली एटॉमिक आयन। उसके बाद आपने फाइनली आज के लेक्चर में याद रखना है कि सम आयोनिक कंपाउंड्स, कुछ आयनिक कंपाउंड्स हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे बेटा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिनको आप इस तरह से याद रखेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड अभी हमने ऊपर भी लिया था, इसके कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स क्या है सोडियम क्लोराइड के? सोडियम और क्लोरीन। इसकी रेशो बाई मास क्या आएगी? देखो सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम का एटॉमिक मास आपको पता है कितना है? 23 1 एटम इज टू क्लोरीन का एक एटम का मास 35.5। ये कोई फर्दर सिंपल नहीं होगी, तो लिहाजा ये एज सच रहेगी 23:35.5। क्लियर? इसी तरह से आप लिखेंगे नेक्स्ट आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल मैग्नीशियम सल्फाइड। मैग्नीशियम सल्फाइड का फॉर्मूला होगा क्या होगा? MgS। क्या बनेगा? MgS, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम फॉर्मूला बनाना भी सीखेंगे, आप थोड़ा वेट कीजिए। तो मैग्नीशियम सल्फाइड का फॉर्मूला जब MgS आएगा
उसमें आप देखोगे कि मैग्नीशियम सल्फाइड है। ओके, तो मैग्नीशियम और सल्फर का आप जो ये लिखेंगे ना, क्या कहते हैं इसे, रेशो लिखेंगे, तो मैग्नीशियम का आप बेटा लिखेंगे एटॉमिक बाई मास लिखना है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास आप लिखेंगे कितना, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24:2, इस सल्फर का एटॉमिक मास जो है वो होता है 32। ठीक है, अब यहाँ पर आप ज़रा देख लेंगे कि 8 से ये दोनों डिविजिबल हो जा रहे हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशो में 8 3 जार 24, 8 4 जार 32, तो इंस्टेड ऑफ 24 और 32 आपको सिंपल नंबर्स क्या मिल रहे हैं, मैग्नीशियम की जगह पे अब 3 और सल्फर की जगह पे 4, तो 3:4 वही हम यहाँ पर इसकी लिख रहे हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बाई मास। लेकिन ठीक, नेक्स्ट कंपाउंड है बेटा आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड, इसी तरह से इसका रेशो भी समझ लीजिए बाई मास। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला जो है वो है CaO, इसके कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट जो हैं वो क्या है बेटा, कैल्शियम और ऑक्सीजन, मतलब जो कैल्शियम ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड को बनाते हैं वो एलिमेंट हैं कैल्शियम और ऑक्सीजन। इनका रेशो क्या आएगा, देखिए कैल्शियम वर्सेस ऑक्सीजन रेशो बनाना है। कैल्शियम का मास जो है, कैल्शियम का मास आएगा यहाँ पर बेटा आपका 40:2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो आएगा आपके पास कितना आएगा, इसका आएगा 16। ठीक है, समझा रही बात, इसका आएगा 16। हाँ बिल्कुल, अब जब 16 आ गया तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको करेंगे। आप यहाँ पे बेटा लिखेंगे 8 से फिर से दोनों डिविजिबल हो रहे हैं, 8 5 जार 40, ठीक है, और 8 2 जार 16, तो इंस्टेड ऑफ 40 एंड 16 हमें सिंपलेस्ट रेशो इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम वर्सेस ऑक्सीजन मिल रहा है 5:2, तो यही इसकी रेशो बाई मास है कैल्शियम ऑक्साइड के, कैल्शियम और ऑक्सीजन की। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गए हो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समझने में कहीं पे आपको प्रॉब्लम हुई हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, लेकिन फाइनली आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी भी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।